रमापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। लंबा कद, चौड़ा माथा, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में एक सच्चाई जो दूर से ही झलकती थी। रघुनाथ के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो थी उसमें वो अपनी पूरी जान लगा देता था। उसके खेत में 2 फसलें होती थी, आलू और लौकी, और इन दोनों को वो खुद ही अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर गांव-गांव जाकर बेचता था। उसकी एक बहन भी थी, सुमित्रा। उम्र में रघुनाथ से बस 2-3 साल छोटी, लेकिन दिमाग में शायद उससे 2 कदम आगे। सुमित्रा बड़ी निडर थी। जब भी कोई मुसीबत आती, वो सबसे पहले कहती, भैया घबराओ मत, सोचो पहले। देखो, मुसीबतें आती हैं तो घबराने से नहीं, सोचने से हल होती हैं। तुम जरा मेरे सामने आंखें बंद करके बैठो, फिर धीरे धीरे सारी बातें अलग अलग करके सोचो। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन दिमाग को भी कभी कभी सामने आने दो। और उसकी यह बात रघुनाथ को हमेशा संभाल लेती थी। दोनों भाई बहन साथ मिलकर खेत का काम करते, साथ बैठकर खाना खाते और साथ ही हर बात पर सलाह करते। उनके बीच का रिश्ता गांव के लोगों के लिए एक मिसाल था। एक दिन सुबह सुबह रघुनाथ खेत में आलू की गुड़ाई कर रहा था कि एक अजनबी आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। पहनावे से साफ लग रहा था कि कहीं और का है। कहो भैया, नमस्कार नमस्कार, राम राम। देखते ही लग रहे हो कि बड़े मेहनती किसान हो। हाथों की लकीरें तो गवाही दे रही हैं कि धूप छांव में बिना रुके खेत जोतते हो। नमस्ते भैया, कहाँ से आए हो? हमरे गांव के तो नहीं लगते। हमरे यहाँ के लोगों का आचलन अलग है। सुबह उठते ही सीधे खेत में, न घूमना फिरना, न किसी की टोह लेना। तुम तो पहनावे से भी कुछ और ही लगते हो। अरे नहीं भैया, हम पास कई गांव से आए हैं। असल में हमरे सेठ जी ने हमें तोहरे पास भेजा है। आपको पता है, सेठ जी बड़े नामी हैं। उनकी मंडी में जो माल जाता है वो कभी बेचा नहीं रहता, हाथों हाथ बिक जाता है। उन्होंने सुना कि यहाँ एक किसान ऐसा है जो न तो किसी दलाल के पास जाता है और ना ही कभी कम मेहनत करता है। तो उनका दिल चाहा कि तुमसे सीधा सौदा करे। सेठ जी? कौन सेठ जी? हमने तो कभी किसी सेठ जी से बात नहीं की, न ही उनकी मंडी देखी। हम तो अपनी बैलगाड़ी और अपने 2 हाथ लेकर चलते हैं। अरे भैया, हमरे मालिक नगर की मंडी मेथोक का बड़ा कारोबार करते हैं। उनकी दुकान पर आलू और लौकी का व्यापार होता है और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में माल चाहिए। अब हमें पता चला कि तुम आलू और लौकी दोनों उगाते हो, इसलिए हम तोहरे पास आए। सोचो कितनी सुविधा रहेगी। न तुम्हें गांव-गांव भटकना पड़ेगा, न धूप में जलना पड़ेगा, न बैलों को खाना पड़ेगा। एक जगह एक बार में सब निपट जाएगा। सोचो भैया, तुम्हारे लिए ये सोने पर सुहागा है। क्या कहते हो? बोलो, सही बात ना? रघुनाथ ने थोड़ी देर सोचा, फिर सीधे आंखों में देखकर बोला, भैया तुमने बड़ी तकलीफ उठाई यहाँ तक आने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माफ करिएगा, हम अपनी फसल मंडी के दलालों को नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दलाल बीच में आता है तो फसल सस्ती खरीदता और महंगी बेचता है। और सबसे बड़ी बात, हम खुद ही अपनी बैलगाड़ी लेकर निकलते हैं और सीधे लोगों को बेचते हैं। वो लोग भी इंसान हैं, उनके घर भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। उन्हें सही दाम पर सही माल मिलना चाहिए। तो नहीं भैया, ये सौदा नहीं होगा। वो आदमी थोड़ा हंसा। अरे भैया, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? गांव-गांव भटकते रहो, धूप में जलते रहो, और मिलता क्या है? थोड़ा बहुत पैसा। तुम गरीब हो, तुम्हारी बहन भी गरीब है। तुम दोनों मिलकर क्या बड़ा बदल लाओगे? हमरे मालिक एक ही बार में सब खरीद लेंगे, अच्छी कीमत देंगे। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। उगाने में लगाओ अपना समय, बेचने में क्यों गवाते हो? सोचो, अगर तुम हर दिन 2-3 घंटे बचाओगे तो उस समय में और क्या क्या कर सकते हो? और पौधे लगा सकते हो या आराम कर सकते हो। ये तो बुद्धिमानी की बात है भैया। बस एक बार हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। भैया देखो, हम एक किसान हैं। मेहनत हमरे लिए नई बात नहीं है और पैसे का लालच भी हमें नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम इसलिए खुद बेचने जाते हैं क्योंकि मंडी में जो माल जाता है वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते दोगुना महंगा हो जाता है।
वो दोगुना दाम कौन चुकाता है? वही गरीब जिसके पास पहले से ही कम है। हम चाहते हैं कि हमारी फसल सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उसकी ज़रूरत है, और वो भी उचित दाम पर। इसमें मुनाफा कम होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसी में हमारा संतोष है। माफ़ करिएगा भैया, हम यही करेंगे। तुम जाओ और अपने सेठ जी से कह देना, रघुनाथ ने कहा है कि वो अपनी मेहनत को कभी किसी के हाथ नहीं बेचेगा। वो आदमी रुका, कुछ और समझाने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ की आंखों में जो दृढ़ता थी वो देखकर उसे समझ आ गया कि यहाँ बात नहीं बनेगी। वो चुपचाप वापस चला गया। सुमित्रा पास ही खड़ी यह सब सुन रही थी। उसने कहा, भैया ठीक किया। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे मन में क्या आया। ये लोग दिखने में कितने भी मीठे बोलें, लेकिन इनकी जेब में हमेशा एक ही चीज होती है, छल। ऐसे आदमी कभी किसान का भला नहीं चाहते। इनका काम तो बस यही है कि किसान से सस्ते में माल लो और बाजार में महंगे दाम पर बेचो, और बीच का फर्क वो अपनी जेब में डाल लें। मुझे अच्छा लगा कि तुमने उसेमना कर दिया, वरना एक बार इनके जाल में फंसे तो फिर उबरना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहनी, तुम ठीक कहती हो। चलो अब काम पर लगते हैं। आज जितना काम बाकी है, अगर हमने अब नहीं किया तो फिर सूरज जलने से पहले खेत नहीं सुधरेगा। और तुम्हें पता है, आलू की ये क्यारी थोड़ी गहरी गुड़ाई मांगती है, तो चलो हाथ लगाओ। कुछ दिन बाद रघुनाथ की फसल तैयार हुई। उसने अपनी बैलगाड़ी में आलू और लौकी दोनों लाद दिए और सुबह तड़के निकल पड़ा। सुमित्रा ने उसके लिए रोटी सब्जी बांधी और कहा, भैया जल्दी अंधेरा हो जाए तो रुक जाना किसी गांव में। अकेले रात को मत चलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हो कि जब तक सब माल नहीं बेच लेते तुम्हें चैन नहीं आता। लेकिन मुझे वादा करो कि अगर सूरज डूब गया तो किसी के दरवाजे पर ठहर जाना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अकेले मत चलना। मैं यहाँ चिंता में बैठी रहूंगी। ठीक है बहनी, रघुनाथ ने कहा और बैलों को हाँकता हुआ निकल पड़ा। दिन भर वो गांव-गांव घूमता रहा, लोगों से बातें करता, उनसे उचित दाम पर आलू और लौकी बेचता। लेकिन उस दिन आगे का रास्ता लंबा था और शाम ढलते ढलते जब वो भरनपुर गांव के पास पहुंचा तो अंधेरा घिर आया था। बैल भी थक चुके थे। रघुनाथ ने बैलगाड़ी रोकी और सोचने लगा, हाँ, अब आगे जाना ठीक नहीं। रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, लेकिन जगह कहाँ मिलेगी? वो धीरे धीरे गांव के अंदर घुसा। एक बड़े से मकान के सामने से गुजरा तो उस मकान के बाहर खड़े एक आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, कौन हो तुम? हमरे गांव के तो नहीं लगते। इतनी रात को बैलगाड़ी लेकर किधर निकले हो? कोई चोर चक्का तो नहीं हो? पहले बताओ, कहां से आ रहे हो और क्या लाद कर लाए हो? रघुनाथ ने रुक कर देखा। वो आदमी धोती कुर्ते में था, लेकिन पहनावे से और घर की हवेली से साफ लगता था कि बड़ा रईस आदमी है। हमारा नाम रघुनाथ है, रमापुर गांव से आए हैं। आलू और लौकी बेचने निकले थे। अब इतना अंधेरा हो गया, बैल भी थक गए हैं, हम भी थक गए हैं, तो सोचा कि रात यहीं कहीं गुजार लें। हम किसी के घर के बाहर चारपाई डालकर भी रह सकते हैं। बस आप बता सकते हैं क्या कि इस गांव में रात को ठहरने की कोई जगह मिलेगी? कोई धर्मशाला हो या कोई मंदिर? हम वहीं बैलों को बांधकर सो जाएंगे। वो आदमी थोड़ा देर रघुनाथ को देखता रहा, फिर बोला, अरे तुम कहीं और क्यों जाओगे भाई? देखो मेरा घर बड़ा है, मेरे पास खाली कमरे हैं, चारपाइयां हैं, बैलों के लिए चारा है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। मैं केदारमल सोनकर हूं, इस गांव का रहने वाला। मेरे यहां बहुत लोग आते जाते हैं, किसी को मैंने कभी मुंह नहीं दिखाया। तुम रुको, खाना भी खिलाऊंगा। सुबह ताजगी से आगे बढ़ना। रघुनाथ ने संकोच किया। नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी। हम तो बस पूछ रहे थे, रास्ता बता दीजिए। हम मंदिर में चले जाएंगे, वहां पुजारी जी को पता होगा। अरे कैसी तकलीफ, एक इंसान है दूसरे इंसान के काम आता है। आओ भाई, मेरे घर में आज तुम्हारी बैलगाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और तुम भी। चोर चकार से कोई खतरा नहीं। मेरे नौकर बलरामा को बता दूं, वो सब संभाल लेगा। चलो चलो, अब रात में और कहां भटकोगे? रघुनाथ ने बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी। उस रईस आदमी का नाम था केदारमल सोनकर, मंडी का बड़ा व्यापारी। भरनपुर और आसपास के 3-4 गांवों में उसका नाम था। उसके साथ हमेशा एक आदमी रहता था, उसका खास नौकर, जिसका नाम था बलरामा, लेकिन चालाक आंखों वाला। केदारमल जहां जाता, बलरामा साथ जाता।
जो केदारमल सोचता बलरामा समझ जाता। उस रात केदारमल ने रघुनाथ को खाना खिलाया। बातें होती रहीं। काहो रघुनाथ भाई, ये आलू लौकी की खेती तुम ही करते हो या कोई और भी खेत है? कितना जमीन है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं कि आजकल किसानों के पास छोटी छोटी जोत होती है, लेकिन तुम तो मालूम होता है कि पूरे मन से खेती करते हो। बताओ, कैसी रही इस बार फसल? हाँ भैया साहब, अपने ही खेत की फसल है। जमीन तो कम है, लेकिन हम उसमें पूरी जान लगा देते हैं। सुबह उठते ही पहले खेत में जाते हैं, फिर दोपहर में एक बार, फिर शाम को। मानो जमीन हमारी माँ हो। बहिनी सुमित्रा भी पूरा हाथ बटाती है, बीज बोना, पानी देना, निराई गुड़ाई सब कुछ। इसलिए फसल अच्छी हुई है। आलू भी बड़े बड़े निकले हैं और लौकी भी मीठी और मुलायम। और मंडी में नहीं बेचते? वहां तो एक साथ थोक भाव में सब बिक जाता है, समय भी बचता है, पैसा भी तुरंत हाथ लग जाता है। मैं तो खुद मंडी में हूं, जानता हूं कि कैसे किसान आते हैं और एक ही झटके में अपना माल उतार कर चले जाते हैं। तुम क्यों नहीं करते ऐसा? नहीं, हम सीधे लोगों को बेचते हैं। रघुनाथ ने साफ कहा। केदारमल की भौं थोड़ी सी हिली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रही। वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोच है भाई। मतलब तुम सीधे ग्राहक से जुड़ते हो, बीच में किसी को नहीं बिठाते। बहुत अच्छी बात है। आजकल तो हर कोई जल्दी से जल्दी माल निकाल कर पैसा बटोरना चाहता है, लेकिन तुम अलग सोच रखते हो। बहुत सराहनीय है। हाँ, रघुनाथ ने कहा। मंडी में माल जाता है तो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते दाम दोगुने हो जाते हैं, और वो आम आदमी कोई और नहीं, हमारे जैसा ही एक मेहनत कश होता है। उसके पास भी बच्चे हैं, उसे भी गुजारा करना है। हम नहीं चाहते कि हमारी फसल की वजह से किसी गरीब की जेब पर बोझ पड़े, इसलिए हम खुद बैलगाड़ी लेकर निकलते हैं और जहाँ जो मिले उचित दाम पर बेचते हैं। थोड़ा कम मुनाफा होता है, लेकिन जो मिलता है वो साफ सुथरा होता है, न झूठ न धोखा। हाँ, सच बात है। आजकल मंडी के दलाल बड़े चालाक हो गए हैं। वो किसानों की मेहनत का मोल नहीं समझते। तुमने तो सच में एक नई राह दिखाई है। बहुत दिनों बाद किसी से ऐसी ईमानदार बात सुनने को मिली है। खूब रघुनाथ भाई, खूब। और ये कहते हुए वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा था। रात को जब रघुनाथ अपनी चारपाई पर लेटा तो मन में सोचने लगा, ये केदारमल बाबू है, बड़े भले इंसान हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं, लेकिन एक गरीब किसान को भी आश्रय दे दिया। उन्होंने खाना खिलाया, चाय पिलाई, पूछताछ भी दिल से की। ऐसे लोग आज भी हैं, ये जानकर अच्छा लगता है। और उनकी तारीफ तुम्हें नई राह दिखाई, कितनी अच्छी लगी बात। सच में हर आदमी अमीर नहीं होता, लेकिन हर आदमी इंसान होता है। केदारमल बाबू ने मुझे वो एहसास दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी दिल वाले लोग बचे हैं। लेकिन उसी घर के पिछले हिस्से में उस रात एक और बातचीत हो रही थी। केदारमल ने बलरामा को पास बुलाया और धीरे से कहा, बलरामा, देखा ना, ये वही किसान है जिसके पास हमने अपना आदमी भेजा था माल खरीदने। इसने माल नहीं बेचा। हरेस की बैलगाड़ी में आलू भी है और लौकी भी। और क्या आलू, बड़े बड़े चिकने चिकने, जैसे बाजार में सबसे ऊपर दाम लगे। अगर ये मंडी में माल नहीं बेचेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि जब लोग सीधे किसान से उचित दाम पर लेना सीख जाएंगे तो मंडी में कौन आएगा, और आसपास के और किसान भी इसी की तरह करने लगेंगे। हमारा थोक का कारोबार धीरे धीरे मर जाएगा। समझ गया ना? इस किसान को सबक सिखाना पड़ेगा। तो मालिक, क्या किया जाए? बोलिए, मैं आपके हर इशारे पर तैयार हूं। बस इतना बताइए कि आज रात कैसे और कितना करना है। और हां, क्या उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किया है, ताकि वो किसी से शिकायत भी ना कर सके। आधे आलू और आधी लौकी निकाल लो। रात को जब ये सो जाए, गहरी नींद में होगा, थका हुआ है, चुपचाप, कोई आवाज नहीं। चारपाई के पास मत जाना, सीधे बैलगाड़ी के पास। आधा माल निकालकर हमारे पिछले कमरे में छिपा दो, बाकी आधा रहने दो, ताकि वो सोचे कि किसी राहगीर ने चुरा लिया या रात में कोई जानवर उजार गया। और ध्यान रखना, कोई निशानी मत छोड़ना। ठीक है मालिक, हो जाएगा। मैंने ऐसे काम सैकड़ों किए हैं, कभी किसी को पता नहीं चला। आप बस अपनी चारपाई पर आराम से सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो पूछे तो हम कहेंगे
रात को हम कुछ नहीं जानते, कोई आया गया नहीं, उसके पास कोई गवाह भी नहीं है। हमारे खिलाफ क्या करेगा? बेचारा चुपचाप चला जाएगा। रात गहरी हुई। रघुनाथ गहरी नींद में था। बलरामा चुपके से आंगन में आया, बैलगाड़ी के पास गया और धीरे धीरे आधे आलू निकालकर एक तरफ रखने लगा। फिर उसी तरह आधी लौकी भी निकाल ली। सब कुछ घर के पिछले कमरे में छिपा दिया। अगली सुबह जब रघुनाथ उठा तो उसने सोचा, आज तो केदारमल बाबू के लिए कुछ आलू लौकी छोड़ जाऊं। उन्होंने रात रुकने दिया। बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई बदले में कुछ तो देना चाहिए। थोड़े से आलू और 2-4 लौकी उनके पास रख दूं, मेरा मन हल्का हो जाएगा। वो बैलगाड़ी के पास गया और जैसे ही उसने माल देखा, उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। आधे आलू नहीं थे, आधी लौकी नहीं थी। रघुनाथ ने आसपास देखा, कुछ नहीं मिला। वो तुरंत केदारमल के पास गया। भैया साहब, अरे सुनिए, रात को मैंने आंगन में जो माल रखा था उसमें से आधे आलू और आधी लौकी गायब हो गई हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मैं पूरी रात चारपाई पर सोया रहा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन माल गायब है। क्या आपके किसी आदमी ने देखा? हो सकता है कोई राहगीर और कोई जानवर, लेकिन जानवर तो इतना साफ सुथरा माल नहीं निकाल सकता। आधा ही क्यों ले गया, पूरा क्यों नहीं? ये तो हैरान करने वाला है। आप मेहरबानी करके बताइए, क्या आपको कुछ मालूम है? केदारमल का चेहरा तुरंत बदल गया। वो खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, राम राम राम। क्या कह रहे हो भाई? मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, खाना खिलाया, रात भर रुकने दिया, मेहमान की तरह रखा, और तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? अरे एहसान फरामोश कहीं के, मेरे घर में रहे और मुझ पर ये आरोप। तुम कैसे इंसान हो? मेरे पास खुद के खेत हैं, मेरी अपनी फसल है। मैं तुम्हारे थोड़े से आलू लौकी के लिए हाथ गंदा करूं? शर्म करो। तुम्हें तो मेरे घर आने पर भी पछताना पड़ेगा। लेकिन भैया साहब, माल तो गया है। जाओ जाओ, मेरे घर से निकलो। मेरे खुद के खेत में आलू लौकी लगी है। मुझे क्या जरूरत तुम्हारा माल चुराने की? तुमने मेरी मेहमान नवाजी का बदला यही दिया? बलरामा, इन्हें यहां से जाने में मदद करो, और हां, इनकी बैलगाड़ी के आगे का रास्ता दिखा दो। लेकिन याद रखना, फिर कभी ये मुंह लेकर मेरे घर की तरफ मत देखना। तुम जैसे लोगों ने ही इस दुनिया में नेकी को बदनाम किया है। रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने मन में कहा, इससे लड़ना बेकार है। इसकी चालाकी का जवाब और तरीके से देना होगा। रघुनाथ, शांत हो जा। अगर तू अब आग बबूला हुआ तो बस इन्हें मौका मिलेगा और ज्यादा तेरे अपमान करने का। तू चुपचाप यहाँ से निकल, फिर सोच कि क्या करना है। इंसाफ की राह हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन वो मिलती जरूर है। वो बची हुई बैलगाड़ी उठाकर चुपचाप वहां से निकल गया। रघुनाथ सीधे अपने गांव रमापुर आया। घर में घुसते ही सुमित्रा ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ हुआ है। का हुआ भैया? इतना परेशान काहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन गुस्सा ऐसे झलक रहा है जैसे खेत में आग लग गई हो। बोलो, क्या बात है? किसने तुम्हारा दिल दुखाया? मैं अभी उसके घर जाकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हूँ। बस इतना बता दो, कौन है? रघुनाथ ने सब बताया। बैलगाड़ी में आधे आलू गायब, आधी लौकी गायब, केदारमल का व्यवहार, बलरामा का मौजूद रहना, सब कुछ। सुमित्रा ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें संकरी हुईं। भैया, एक बात बताओ, जब वो आदमी तुम्हारे पास माल खरीदने आया था, क्या तुमने उसे कहीं पहले देखा था? मतलब बिल्कुल पहले, कभी रमापुर में या किसी और गांव में? सोचो, ध्यान से सोचो। अक्सर ऐसे लोग पहले से पहचान बना लेते हैं, फिर झांसा देते हैं। क्या उस आदमी की कोई खासियत थी, जैसे बोलने का ढंग, या उसके पैरों में घुंघरू जैसी आवाज, या उसकी उंगलियों पर कोई निशान? जरा याद करो। रघुनाथ थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक उसके माथे पर बल पड़े। हाँ, अरे हाँ बहनी, उस रात जब मैं केदारमल के घर पहुंचा था तो उनके घर के पिछवाड़े उसी आदमी को मैंने देखा था। वही आदमी जो पहले हमरे खेत पर माल खरीदने आया था। मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन अब याद आया, वही कुर्ता, वही बोलने का ढंग, वही मुस्कान। और जब केदारमल ने मुझे रुकने दिया तो वो आदमी पीछे ही रह गया था। मतलब वो केदारमल का ही नौकर था। बस भैया, यही बात काफी है। वो आदमी केदारमल का ही नौकर था। शायद वही बलरामा या उसके किसी और आदमी। पहले उसने तुम्हें माल बेचने के लिए मनाने की कोशिश की,
तुमने मना कर दिया, फिर केदारमल ने खुद तुम्हें रुकने दिया। सोचो, क्या कोई इतना बड़ा रईस अचानक ही किसी अनजान किसान को अपने घर बुला लेता है? मुझे तो पहले से शक था, और फिर रात को माल चुरा लिया। ये सब पहले से सोची हुई चाल है। केदारमल का खुद का खेत में इस साल अच्छी फसल नहीं हुई होगी, इसीलिए वह तुम्हारा माल हड़पना चाहता था, लेकिन अब उसे फंसाना है। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। लेकिन बहनी, साबित कैसे करेंगे? मेरे पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। केदारमल बड़ा आदमी है, सारे गांव में उसका रोब है। मेरे खिलाफ वो 100 बातें बना देगा। क्या हम अकेले उससे लड़ पाएंगे? चलो पहले मुखिया जी के पास, बाकी वो देखेंगे। मुखिया जी कोई साधारण आदमी नहीं है, वो रामधन पटेल है, जिन्होंने जीवन भर सच के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके पास हर मामले को सुलझाने का तरीका है। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो वो सुनेंगे। आओ, देर मत करो। रघुनाथ और सुमित्रा जब मुखिया के दरवाजे पर पहुंचे, तोरा मदन पटेल अपनी चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। आओ रघुनाथ, आओ सुमित्रा, क्या बात है? तुम दोनों एक साथ कभी व्यर्थ नहीं आते। कहो, किस मुसीबत में फंस गए? लगता है कोई बड़ा उलझन है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर दोनों के अलग अलग भाव हैं। रघुनाथ पर गुस्सा और सुमित्रा पर चिंता के साथ एक चमक। बोलो, सुनो। रघुनाथ ने सब कुछ विस्तार से बताया। मुखिया ने चुपचाप सुना। हुक्के की नली एक बार मुंह में ली, धुआं छोड़ा और बोले, तो तुम कह रहे हो कि केदारमल सोनकर ने तुम्हारे आलू और लौकी चुराए? हाँ मुखिया जी, मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन पक्का यकीन है उन्होंने न केवल मेरा माल चुराया, बल्कि मुझे झूठा और एहसान फरामोश भी कहा। मुखिया जी, मैं सारी जिंदगी ईमानदारी से जिया हूँ। आज पहली बार किसी ने मुझे चोर कहा। यह मेरे लिए आलू लौकी से बड़ा नुकसान है। और तुम्हारे पास सबूत क्या है? रघुनाथ चुप रहा। मुखिया ने कहा, देखो रघुनाथ, केदारमल भरनपुर का बड़ा आदमी है, मंडी का व्यापारी है। उस पे इल्जाम लगाने के लिए सबूत चाहिए, नहीं तो वो उल्टा तुम पर ही दोष लगा देगा। वो कहेगा कि रघुनाथ ने झूठा आरोप लगाकर उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की, और फिर सारा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। सुमित्रा ने आगे आकर कहा, मुखिया जी, भैया ने एक बात बताई है। जो आदमी पहले खेत पर आया था माल खरीदने, वही आदमी उस रात केदारमल के घर पर था। यानी दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं है, यह पूरी साजिश है। पहले उसने माल मांगा, हमने मना किया, फिर उसी के आदमी ने माल चुराया। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने भैया से पूछा तो उन्हें याद आया कि पिछवाड़े वही आदमी था। ये गवाही के बराबर है, क्योंकि भैया ने उसे पहचान लिया। मुखिया ने सुमित्रा को ध्यान से देखा। हाँ, ये बात जरूरी है, लेकिन इसे साबित करना होगा। हमें उस आदमी को पहचान करानी होगी, और ये भी साबित करना होगा कि चुराया हुआ माल केदारमल के पास ही है। कोई पक्की तरकीब चाहिए। मुखिया जी, एक तरकीब है। अगर वो रजामंद हो तो? बोलो। हम केदारमल को यहाँ बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि रघुनाथ पर ही चोरी का शक है। उसे लगेगा कि हम उसके साथ हैं। आप उससे पूछेंगे, रघुनाथ कहता है कि तेरे घर से उसका माल गायब हुआ, तू क्या बोलता है? और वो झूठ बोलेगा। फिर हम गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को भी बुलाते हैं। धीरे धीरे बातचीत में उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वो खुद अपनी बात में फंस जाए। सबसे जरूरी, हमें उसका आदमी बलरामा डर जाना चाहिए। अगर बलरामा घबरा गया तो वही सब कुछ उगल देगा। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा। लेकिन ये तभी होगा जब उसे लगे कि यहाँ उसका कोई फायदा हो सकता है। वो चालाक है। अगर उसे शक हुआ कि हम उसे फंसा रहे हैं, तो वो सीधा मना कर देगा, या उल्टा हम पर ही मुकदमा कर देगा। हाँ, इसीलिए हम गांव के एक सीधे साधे आदमी को भी बीच में लाएंगे। उससे बातें करवाएंगे, बाकी का काम हो जाएगा। मैं जानता हूं कि बलरामा कमजोर कड़ी है, उसे जरा दबाव दिखाओ, वो पिघल जाएगा। मुखिया ने जगन्नाथ की पीठ ठोकी। जगन्नाथ, यही करो, लेकिन सावधानी से। एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। जगन्नाथ उसी दिन भरनपुर के लिए निकला। रास्ते में उसने गांव-गांव घूमकर पता किया कि केदारमल का असल चरित्र कैसा है। उसे पता चला कि केदारमल कई किसानों का माल सस्ते में खरीदकर दोगुने दाम पर बेचता है। जो किसान मना करे, उसका किसी न किसी तरह नुकसान करता है। बलरामा उसका सबसे बड़ा हथकंडा है, चुपके से काम करता है, कभी पकड़ा नहीं गया। जगन्नाथ वापस आया और मुखिया को सब बताया। मुखिया ने कहा, ठीक है, अब केदारमल को यहाँ बुलाओ। कहो मुखिया जी ने बुलाया है, रघुनाथ की शिकायत की बात है।
ये मत कहना कि रघुनाथ ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। बस इतना कहो, रघुनाथ ने एक शिकायत दी है, आपको सुनना चाहते हैं। न बोलो किस पक्ष में, इससे वो खुद ही अपना असली रंग दिखा देगा। केदारमल को बुलावा भेजा गया। उधर मुखिया ने गांव के एक आदमी को बुलाया, बलिया काका। उम्र में 60 के ऊपर, सीधे सादे, कभी किसी से पंगा नहीं लिया। खेती बाड़ी करते थे, घर में रहते थे, सच्चे और ईमानदार। बलिया काका, तुम्हें बस इतना करना है, जब केदारमल आए तो तुम बाहर रहो। हम जो पूछें उसका सीधा जवाब दो, कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, बस हाँ या ना में जवाब देना। और हाँ, तुम आलू और लौकी की खेती करते हो ना? हाँ मुखिया जी, करता हूँ। बीते साल तो अच्छी फसल हुई थी, इस साल थोड़ी कम है, लेकिन जो है वो ठीक है। तो अपने खेत से थोड़े आलू और थोड़ी लौकी लेकर आ जाओ। हमें 3 ढेर बनाने हैं, एक तुम्हारा, एक रघुनाथ का और एक केदारमल का, बस इतना। बलिया काका चले गए। कुछ देर बाद केदारमल बलरामा के साथ मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखें थोड़ी सतर्क थीं। मुखिया जी नमस्ते, बुलाया था। मैंने सुना कि रघुनाथ ने कोई शिकायत की है। मैं तो आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, इस आदमी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने इसे अपने घर रखा, खाना खिलाया, और ये मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। आप खुद सुन लीजिए, फिर न्याय करिए। रघुनाथ वहां पहले से था। केदारमल ने उसे देखा तो थोड़ा अकर कर बैठ गया। देखो केदारमल, रघुनाथ कह रहा है कि तुम्हारे घर से तुम्हारे यहाँ आलू और लौकी गायब हुए। तुम क्या कहते हो? ध्यान से बोलना, क्योंकि यहाँ झूठ बोलने वाले को पंचायत में बैठे लोग कभी माफ नहीं करते। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। इस किसान को रात रुकने की जगह दी, खाना खिलाया, अपने नौकरों से इसकी सेवा करवाई, और ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। क्या यही इंसाफ है? मेरा नाम बदनाम कर रहा है बिना सबूत के। हाँ, लेकिन माल तो गया है, आधा माल गायब हो गया। ये तो तुम भी मानोगे कि रात भर वो तुम्हारे घर में था और सुबह उसका माल कम था। अगर तुमने नहीं चुराया तो किसने चुराया? तुम्हारे घर में और कौन था? मेरे घर में और भी लोग आते जाते हैं, कोई भी ले गया होगा। रात में मेरे आंगन में कोई भी घुस सकता है। मैं हर आने जाने वाले की निगरानी नहीं रख सकता। हो सकता है कोई राहगीर, कोई लुटेरा, मैं क्या जानूं। लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। तभी बलिया काका आ गए, हाथ में आलू और लौकी लिए। केदारमल देखो, रघुनाथ का माल तुम्हारे खेत में था या नहीं, ये साबित करना है। अब हम 3 लोगों के आलू और लौकी की तुलना करेंगे, तुम, रघुनाथ और बलिया काका। तुम भी अपने खेत से आलू और लौकी लेकर आओ, जल्दी करो, क्योंकि सारा गांव देख रहा है। केदारमला थोड़ा चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अपने खेत का असली माल दिखा दूंगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। उसने बलरामा को आंख मारी। बलरामा समझ गया। वो चुपके से घर गया और रात को छिपाए हुए रघुनाथ के ही आलू और लौकी उठा लाया। केदारमल ने वो माल मुखिया के सामने रख दिया। यह रहा मेरे खेत का माल, देख लो, फैसला करो। मुखिया ने बलिया काका का माल और केदारमल का लाया माल एक साथ रखवाया। फिर रघुनाथ की बैलगाड़ी से भी थोड़ा माल मंगवाया। 3 ढेर लग गए, बलिया काका का, रघुनाथ का और केदारमल का। जगन्नाथ ने पास में खड़े होकर ध्यान से तीनों को देखा। जगन्नाथ ने मुखिया के कान में धीरे से कुछ कहा। मुखिया ने एक बार केदारमल की तरफ देखा, फिर आंखें नीची कर ली। बलिया काका, ये आलू देखो, इनमें और रघुनाथ के आलू में कोई फर्क दिखता है? ध्यान से देखो, छोटी से छोटी बात भी बता दो। बलिया काका ने दोनों ढेर के आलू उठाए। मुखिया जी, बलिया काका का और रघुनाथ का आलू देखिए, दोनों में थोड़ा फर्क है। बलिया काका का आलू थोड़ा छोटा है, उसका छिलका थोड़ा मोटा है, क्योंकि मेरी जमीन दोमट है। रघुनाथ के आलू बड़े और चिकने हैं, उनकी जमीन बलुई दोमट है, इसलिए उनके आलू साफ और चमकदार दिखते हैं। और ये जो केदारमल लाया है, ये बिल्कुल रघुनाथ के आलू जैसा ही है, बड़ा चिकना, वही चमक। बलिया काका के खेत में ऐसा आलू कभी पैदा नहीं होता, और अगर केदारमल के खेत में भी ऐसे आलू होते तो हम सबको पता होता, क्योंकि हम सब उनके पड़ोसी हैं। उनके खेत की फसल हर साल छोटे छोटे आलू आती है, पूरे गांव को मालूम है। केदारमल, ये माल तुम्हारे खेत का है?
केदार मल ने अब थोड़ी झुझक के साथ कहा। तुम्हारे खेत में कितना बड़ा आलू उगता है? क्या तुम्हारा खेत रघुनाथ के खेत जैसी मिट्टी वाला है? क्या तुमने इस साल कोई नहीं बीज डाली? बताओ, किसी ने देखा है तुम्हारे खेत में इतने बड़े आलू? अब केदारमल थोड़ा असहज हो गया। जगन्नाथ ने कहा। मुखिया जी, मैं कल भरनपुर गया था। वहां किसी ने बताया कि केदारमल के खेत में इस साल आलू की फसल खास अच्छी नहीं हुई। छोटे छोटे आलू निकले हैं, इतने छोटे कि उन्हें मंडी में भी कोई नहीं खरीद रहा था। मैंने एक किसान से भी बात की जो केदारमल के खेत के ठीक बगल में खेती करता है। उसने कहा, भाई, केदारमल के खेत में इस बार तो फसल ही बर्बाद है। बड़े आलू तो सपने में भी नहीं आए। तो फिर ये बड़े बड़े आलू कहां से आए? केदारमल की आंखें इधर उधर घूमने लगी। मुखिया ने शांत आवाज में कहा। केदारमल, जगन्नाथ कल भरनपुर गया था पता लगाने। वहां तुम्हारे पड़ोस के किसानों ने बताया कि तुम्हारे खेत में इस बार फसल ज्यादा नहीं हुई। तो ये बड़े बड़े आलू तुम्हारे खेत से कैसे आए? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि अब यहाँ पूरा गांव बैठा है। बलरामा पीछे कदम हटाने लगा। बलरामा, तुम भी यहाँ खड़े रहो। मैंने तुम्हारे बारे में भी सुन रखा है, कैसे तुम रात रात भर किसानों का माल उड़ाते हो। आज तुम्हारी भी बारी है। अगर तुमने सच बता दिया तो तुम पर कुछ नहीं होगा, लेकिन झूठ बोला तो जेल की हवा खिलाऊंगा। अब केदारमल की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। उसने मुखिया को अलग ले जाने की कोशिश की। मुखिया जी, जरा इधर आइए। मैं आपसे थोड़ी निजी बात करना चाहता हूं। आप समझदार हैं, इस मामले को थोड़ा निभाइए। बाजार में आपकी भी तो इज्जत है, मेरी भी। क्यों सबके सामने बात खोलते हो? यहीं बात करो, जो कुछ कहना है सबके सामने कहो। मैं छुप कर बात नहीं करता। मुखिया जी, देखिए, ये बात थोड़ी अलग है। केदारमल, सीधे बोलो, देर मत करो। केदारमल ने चारों तरफ देखा। गांव के लोग थे, रघुनाथ था, सुमित्रा थी, बलिया काका थे, जगन्नाथ था। कहीं कोई रास्ता नहीं था। मुखिया जी, अगर थोड़ा समझौता हो जाए, मैं कुछ मतलब देख दाख कर आप और ये पंचायत, आप सबको कुछ न कुछ, बस इतना कह रहा हूं कि मामला रफा दफा कर दो। रघुनाथ को दुगना माल दे दूंगा। बस ये बात यहीं खत्म करो। रिश्वत दोगे? केदारमल, मैंने तुम्हारे लिए यह मौका छोड़ा था कि तुम खुद बोलो, लेकिन तुम रिश्वत देने निकले। अब मुझे बताओ, ये माल रघुनाथ का है या नहीं? अगर अब भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, और तब सारा भरनपुर जान जाएगा कि उनका बड़ा सेठ केदारमल कैसे किसानों का माल चुराता है। मालिक, अब बोल दो, इससे ज्यादा फंसोगे। ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपसे कहा था कि ये तरकीब ठीक नहीं है, लेकिन आपने नहीं माना। अब तो सब खुल जाएगा। कम से कम सच मान लो, तो कहीं बेइज्जती थोड़ी कम होगी। केदारमल ने एक लंबी सांस ली।